हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी गर्मी की छुट्टियां अच्छी बीती होंगी। एंड नाउ आप वापस से पूरे जोश के साथ में क्लास 12 की तैयारियों में जुट जाएंगे। ये सही समय है जब आप अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आप अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज सिक्योर कर सकें विथ गुड नॉलेज। आज का जो वीडियो है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 अकाउंटेंसी का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आगे के चैप्टर्स में यूटिलाइज होंगे सभी यहाँ पर कवर होंगे। इस चैप्टर को मैंने टोटल 6 मॉड्यूल्स में कवर किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट मॉड्यूल के साथ में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। नेचर एंड लीगल डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का रिक्वायरमेंट या जो ज़रूरत महसूस होती है वो क्यों हुई? बिकॉज इनिशियली जब सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस या ओनर कोई काम करते हैं तो उनको कुछ सिक्योरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एट द फ्रंट ऑफ कैपिटल, शेयर रिस्क एंड पूल मैनेजरियल एक्सपर्टीज, या फिर हम लोग कहें स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सभी की सभी एक सोल प्रोप्राइटर के पास में नहीं होती है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या कर ले, एक पार्टनरशिप कर ले, किसी के साथ में हाथ मिला ले, सो देट जो कैपिटल का इशू है वो खत्म हो जाएगा, रिस्क स्प्लिट हो जाएगी, और जो स्किल सेट की कमी थी उसको भी दूर किया जा सकता है। एंड बाय दिस वे जो पार्टनरशिप है वो अच्छे से रन हो सकती है। लीगल डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, ये सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की गई है वो क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है ये। एंड जब एग्रीमेंट होता है तो वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। एंड इसमें ये एक बात है आपको याद रखने की कि सभी के सभी लोग काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक पर्सन भी काम कर सकता है। सपोज एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हो गए, तो हो सकता है ये पार्टनर पूरी फर्म के लिए काम करे और बचे हुए जो 2 पार्टनर है उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपिटल लेकर नहीं आएंगे या इनका स्किल्स का कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, चेक नहीं करेंगे, बाकी सब काम होगा, लेकिन जो एक्टिंग पार्टनर रहेगा वो कौन रहेगा? एक ही रहेगा। कुछ लीगल टर्म्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आती है डेफिनेशन पार्टनर्स की। तो पार्टनर कौन होता है? ये एक इंडिविजुअल होता है जो कॉन्ट्रेक्चुअली एंटर होता है किसी भी पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में दूसरे किसी व्यक्ति या पर्सन के साथ में। फर्म क्या होती है? जितने भी पार्टनर्स रहते हैं उनको कंबाइनिंगली, कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। फर्म नेम, जो भी जिस भी नाम से वो बिजनेस एक्टिविटी रन की जाएगी उसको फर्म का नाम कहा जाएगा। लीगल स्टेटस, फर्म एक लीगल एंटिटी होती है, लेकिन जिस तरह से कंपनी होती है उस तरह से पार्टनरशिप की फर्म नहीं होती है। यहाँ पर पार्टनर और जो फर्म है वो अलग अलग नहीं होते हैं, दे आर सेम। इसका मतलब ये है कि फर्म कैन नॉट बी स्यूड और होल्ड प्रॉपर्टी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर। मतलब जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो किसके ऊपर आएगी? पार्टनर्स के ऊपर आती है। इसेंशियल करेक्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, एमपी बोर्ड में तो फेवरेट है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन डेफिनेटली निकलते हैं। तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 लोग हो सकते हैं। जो मैक्सिमम लिमिट है वो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज 100। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कंपनीज रूल्स मिसलिनियस में 2014 रूल नंबर 10 में प्रिस्क्राइब किया है कि जो ऑपरेशनल मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो ये तीनों डेटा विद द रूल्स एंड सेक्शन आपको याद रखना है। एग्रीमेंट, तो पार्टनर्स के बीच में या तो ओरल या रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट जब रहेगा तो उससे फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। तो बिजनेस जो है दैट शुड बी और दैट मस्ट बी लीगल। आप इलीगल बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट ऑन पेपर और
बाकी सारी चीज़ें नहीं होगी। कमर्शियल बिजनेस विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। मेयर को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई दो दोस्त हैं जिन्होंने एक साथ कोई घर खरीद लिया तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्टनरशिप क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए और उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर यही हाउस वो खरीद के रेंट पे कर दें और फिर वो रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें आपस में, या तो बराबर से, या फिर जो भी उन्होंने कैपिटल, मान लो 50 लाख का घर था, एक फ्रेंड ने 30 लाख दिए, एक ने 20 लाख दिए, 50,000 रेंट आता है, तो एक पार्टनर 30,000 ले लेगा और एक पार्टनर 20,000 ले लेगा, देन इट विल बिकम पार्टनरशिप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एग्रीड रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए, एंड जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के तहत ही प्रॉफिट को शेयर किया जाना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, तो पार्टनर्स जो रहते हैं इनमें क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में कि या तो सभी लोग काम करेंगे या कोई भी एक पर्सन या कुछ लोग काम कर सकते हैं। अब जो पार्टनर है वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा और एजेंट भी रहेगा, विच मीन्स कि आप आंसरेबल रहेंगे। मतलब अगर 3 फ्रेंड्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म में आ गए तो तीनों एक दूसरे के लिए जवाबदार रहेंगे। अपने काम के लिए आप, दूसरे पार्टनर्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उनके कामों के लिए आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। तो वाइसा वर्सा केस है, तो प्रिंसिपल भी है पार्टनर और एजेंट भी होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इन केस अगर फर्म के पास में कोई ऑब्लिगेशन जनरेट होती है और फर्म के जो असेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं, वो उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी लिक्विडेट किया जा सकता है एक्सटर्नल क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। मींस कि अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस हो गया या कोई नुकसान हो गया, अब क्रेडिटर्स के पैसे देने, मान लो किसी का 1 लाख रुपए आपको देना है, फर्म के पास में टोटल कैपिटल बची आपकी 80,000 की, 20,000 का शॉर्टफॉल हो गया। अब ये जो 20,000 का शॉर्टफॉल हुआ है ये पार्टनर अपनी जेब से भरेंगे। अगर इनके पास में कुछ पैसे ही नहीं है तो इनकी मान लो बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, ई स्कूटी हो गई, उसको बेच के ये पैसा पे किया जा सकता है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, चाहे पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स का ही यूटिलाइजेशन क्यों ना करना पड़े, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। राइट्स ऑफ पार्टनर, तो आपको यहाँ से 5 राइट्स उसके याद होना चाहिए। एग्जामिनेशन में 3-4 ही पूछते हैं तो आप 5 याद करके रख लें। मैंने यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। हर एक पार्टनर का ये अधिकार है, ये उसका राइट है कि जो भी मैनेजमेंट के काम है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। राइट टू शेयर प्रॉफिट, हर एक पार्टनर एंटाइटल्ड होता है फर्म का प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बना है वो उसका हकदार होता है। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, जितनी भी फर्म की बुक्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो उनको एग्जामिन कर सकता है, चाहे तो वो उसके रिकॉर्ड बना के अपने पास में भी रख सकता है। इतने अधिकार उसके पास में, इतने राइट्स उसके पास में होते हैं। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे के रखा हुआ है तो उस लोन के ऊपर इस पार्टनर को फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। राइट टू रिसीव, राइट टू बी कंसल्टेड, जब भी कोई फर्म में डिसीजन होंगे और उसका जो इम्पैक्ट है वो अफेक्ट कर रहा है बिजनेस के फर्म के बिजनेस को, तो बचे हुए पार्टनर्स जो हैं या सारे पार्टनर्स जो हैं उनके ओपिनियंस को जानना जरूरी है और कंसल्ट करना जरूरी है। अगर मान लो फर्म में 3 पार्टनर है तो 2 पार्टनर मिलकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं अकेले, उनको इससे बातचीत करना ही पड़ेगी, इससे कंसल्टेशन करना पड़ेगा। राइट टू इंडेमनिफिकेशन, पार्टनर जो है वो इंटाइटल्ड होता है रीइंबर्समेंट के जो भी एक्सपेंसेस उसके इनकर हुए हैं और जो भी लाइबिलिटीज उसने लेके रखी है, अंडरटेक कर रखी है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मींस अगर एक पार्टनर है और उसने फर्म के बिहाफ पे किसी पार्टी को, किसी क्रेडिटर को 500 रुपए पे कर दिए, अब ये 500 रुपए फर्म इस पार्टनर को देगी, वो उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस उसको देने पड़ेंगे। मान लो पार्टनर बिजनेस मीटिंग के लिए फर्म के काम से किसी दूसरे लोकेशन पर ट्रेवल करके जा रहा है, तो इवन जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं
वो भी फर्म को, पार्टनर को देना होते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, द पार्टनरशिप डीड, इट्स कंपोनेंट एंड जो रूल्स हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से वो रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे क्लोजेस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप मेंशन रहती है। इसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। और ये क्या करता है? ये आउटले कर देता है कैपिटल के स्ट्रक्चर को, प्रॉफिट के रेशियो को, सैलरी को, लोन को, इंटरेस्ट रेट्स को एंड ऑडिट के प्रोविजंस को। कई सारी चीजें इसके अंदर आती है एंड इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द स्टैम्प एक्ट। तो मेन कंपोनेंट क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहले फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए। देन सारे पार्टनर्स का नाम और एड्रेस होना चाहिए। बिजनेस का नेचर क्या है ये इसमें मेंशन होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा ये पर्टिकुलर बिजनेस। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लेकर आया है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि हर एक पार्टनर को किस रेशियो में प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ये मेंशन करना यहाँ पर इसके लिए जरूरी है बिकॉज अगर वापस से एग्जांपल लेते हैं ABC का 1:1:1 का इनका रेशियो हो गया, इक्वल रेशियो हो गया। तो अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये तीनों पार्टनर क्या करेंगे? इसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 से डिवाइड करके और अपने घर पे ले जाएंगे। लेकिन अगर 1 लाख का लॉस हो गया तो भी इसको 3 से डिवाइड करेंगे और ये तीनों पार्टनर अपने घर से पैसे लेके फर्म को दे देंगे। तो दिस इज द रीजन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मेंशन करना फर्म में बहुत ज्यादा जरूरी, एग्रीमेंट में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए कैपिटल के कंट्रीब्यूशन के ऊपर, वो पार्टनरशिप की जो डीड है उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन केस अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है तो उसके ऊपर फर्म चार्ज करेगी इंटरेस्ट को फ्रॉम द पार्टनर। मीन्स यहाँ से दो चीजें आप अभी समझ लीजिए, एक हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म प्रोवाइड करती है, फर्म देती है पार्टनर को कि उसने फर्म में कैपिटल दिया इसके लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म जो है वो पार्टनर से लेती है, इट इज ए चार्ज, कि भाई आपने जो फर्म से पैसा निकाला है उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन फोकस, ये रूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मेंशन्ड है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड फर्म ने, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया है, इन दैट केस कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर्स में जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है टुवर्ड्स पार्टनर्स लोन, इन दैट केस पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा एंड इट इज फिक्स्ड। रेन्यूमरेशन या सैलरी, अब सैलरी या कमीशन, तो पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा इन दैट केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और ये पांचों रूल आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। सेकेंड मॉड्यूल, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर्स जो हैं वो फर्म में आएंगे तो डेफिनेटली वो कैपिटल लेकर आते हैं और उन कैपिटल्स को अलग अलग तरीके के अकाउंट्स में मेंटेन किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स हैं वो दो तरह से मेंटेन किए जा सकते हैं। फर्स्ट आपका है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको याद रखना है, आगे हम लोग वीडियो में कवर उनको करेंगे। All financial adjustment between the firm and individual partner must flow through designated capital ledgers. एंड यहाँ पर इसकी दो मेथड्स हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पार्टनर ने कैपिटल जो इन्वेस्ट करके रखी है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल फिक्स रहती है, अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए जाएं तो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो सेपरेट अकाउंट बनाने होते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट बनता है।
पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट रहेगा उसमें जो इनिशियल ओपनिंग कैपिटल है और उससे रिलेटेड जितने भी पेमेंट रहेंगे, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो भी पेमेंट रहेंगे उसको इस अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई कैपिटल उसने इंजेक्ट किए या फिर कोई विड्रॉल करें तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ में ही ट्रीट किया जाएगा। सेकंड अकाउंट आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर के करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के बाकी जो भी ऑपरेशनल एडजस्टमेंट रहते हैं वो सभी इसमें ऐड किए जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट या लॉस का जो भी अलोकेशन रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें पार्टनर के करंट अकाउंट में आती है। ये फॉर्मेट है आपका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का। आप एक बार देख लीजिए, जब हम लोग सम करेंगे तब हम उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्टनर्स के करंट अकाउंट का लेआउट या फॉर्मेट ये आप देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करके रखा जाता है और सारी चीज़ें रिलेटेड टू कैपिटल एज वेल एज रूटीन ऑपरेशनल एडजस्टमेंट जो रहेंगी वो सारी की सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में ट्रीट की जाती हैं, उनके एडजस्टमेंट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का ही बोला गया है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट टूवर्ड्स द टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का अकाउंट ही बनाकर आएंगे। ये इसका फॉर्मेट होता है। अगेन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले जब हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जितने भी डिफरेंसेस होते हैं पूरी बुक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एटलीस्ट दो डिफरेंस तो हर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप इनको मिस ना करें इजी मार्क्स से। देखते हैं इसको। नंबर ऑफ अकाउंट्स। सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमको कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं? 2। एंड यहाँ पर 1। अगर आप चाहें थोड़ा सा लेजी बने में काम करना है तो आप इसका भी एक डिफरेंस बना सकते हैं कि इसमें 2 सेपरेट अकाउंट्स बनाने होते हैं और इसमें एक ही अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट में आप अकाउंट का नाम लिख दें, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और यहाँ पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। कैपिटल के बैलेंसेस। द कैपिटल बैलेंस रिमेन्स फिक्स्ड, मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, अगर उसमें कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं किया गया है इन दैट केस। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जो बैलेंस है वो चेंज होता रहेगा, बिकॉज उसमें प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में प्लस माइनस होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में किए जाते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो रहता है उसमें सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में ही किए जाएंगे। करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सेपरेट करंट अकाउंट बनाया जाता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सेपरेट अकाउंट बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो जनरली अनचेंज्ड रहता है, और करंट अकाउंट में नेट इफेक्ट जो रहता है वो ईयरली बेसिस पे रिप्रेजेंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट जो है वो फाइनल एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या फाइनल बैलेंस उसी में हमें पता चलेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग द ईयरली ट्रांजेक्शन्स। मॉड्यूल नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो नेट प्रॉफिट है या फिर जो सरप्लस जनरेटेड है फर्म के बाद, फर्म ने जो सरप्लस को जनरेट किया है या जो नेट प्रॉफिट है उसको किस तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाया जाता है, और जो भी एप्रोप्रिएशन किए जाएंगे वो किसके बेसिस पे किए जाएंगे? पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड क्लॉजेस के बेसिस पे उनको किया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ जनरल एंट्रीज हमको याद रखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, जब नेट प्रॉफिट है
फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, एंड फिर इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो बाय दिस वे 2 एंट्रीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री हम लोग करेंगे। सो ये चार्ज है तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग करेंगे। सो जनरल एंट्रीज आप गो थ्रू कर लेना, 11th में आपने काफ़ी सारी देख रखी होंगी तो आपको आई होप याद होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो याद रखनी है। इफ द फर्म सफर्स अ नेट ऑपरेशनल लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नो एप्रोप्रिएशंस, मतलब अगर फर्म को एक किसी भी पर्टिकुलर साल में लॉस हुआ है तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन। द नेट लॉस इज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाया द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इटसेल्फ विदाउट ओपनिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगेन तब इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। मॉड्यूल 4 टेक्निकल कैलकुलेशन है यहाँ पर कुछ, एक होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द कैपिटल रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग इन द बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो जो कैपिटल फर्म में रहेगी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, उसके ऊपर फर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है पार्टनर को। मेथड क्या होती है इसकी, ये 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होता है। अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है तो उस डेट के बेसिस पे, जब भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया है उस टाइम से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का टाइम कैलकुलेट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर विड्रॉल है, परमानेंट विड्रॉल है, तो उसको वहाँ से डिडक्ट किया जाएगा बिफोर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला होता है इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल से बैकवर्ड ट्रैकिंग हम लोग देखेंगे कि इन केस अगर क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया गया है, प्रोवाइड द बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल हमको वो प्रोवाइड कर दे, इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय दोज नंबर्स। तो जब हमको क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हम उसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल चाहिएगी। अब ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रिएटेड माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये वाला फॉर्मूला आपको काफ़ी काम में आने वाला है। स्पेशल प्रैक्टिकल सिनेरियोज, 2 सिनेरियो है यहाँ पर, आपको याद रखना है इसको। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इफ द फर्म्स नेट प्रॉफिट इज पॉजिटिव बट less than total interest on capital due to partners, the total appropriation is restricted to available net profit. This available profit is distributed among the partners in the ratio of their individual interest on capital entitlements. Means what? समझिए कि फर्म को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 120। अब ये 120 हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये का जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो पार्टनर्स में ये जो 100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझे आप, एक बार और समझिएगा कि अगर फर्म का जो प्रॉफिट है इज लेसर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दैट केस जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और जो रेशियो आएगा उस रेशियो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स रादर देन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट एज ए चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक एप्रोप्रिएशन के जैसे ट्रीट किया जाता है और इसको प्रॉफिट के बाद में ही पे किया जा सकता है।
If the deed explicitly states that IOC is a charge against profit, अगर ऐसा मेंशन किया जाए, क्वेश्चन में भी आप लोग ये चीज देखेंगे, the full interest must be allowed even if the firm incurs a heavy net loss. अगर फर्म को लॉस हो रहा है उसके बाद में भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। कब? जब ये देके रखा जाए कि इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये दोनों कंडीशंस आप समझिएगा अच्छे से, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन डेफिनेटली न्यूमेरिकल जो हैं वो आते ही हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फर्म। यस, एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये फर्म का क्या हो जाता है, एक एक्सपेंसेस है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या रहेगा, एक इनकम के जैसे काम ये करता है। यहाँ पर अलग अलग मेथड है, शॉर्टकट एवरेज पीरियड मेथड हो गया आपका। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल ड्राइंग्स रहेगी ड्यूरिंग द ईयर वो कैलकुलेट करेंगे, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब ये जो एवरेज पीरियड है इसको कैलकुलेट करने का भी ये वाला फॉर्मूला है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसको समझते हैं। सपोज एक पर्सन है ए, उसने 1 जनवरी को ड्राइंग किया। अगर 1 जनवरी को उसने ड्राइंग कर लिया तो टोटल मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने महीने बचे हैं साल के अभी? अगर हम लोग दिसंबर में हमारी क्लोजिंग है, 1 जन को इसने निकाला और 31 जनवरी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी देख रखते हैं। सो 1 जनवरी को उसने विड्रॉल किया, 31 दिसंबर को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो 12 महीने पूरे के पूरे बच रहे हैं। अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा ये लास्ट ड्राइंग करेगा 1 दिसंबर को। दिसंबर खत्म हो गया क्या? नहीं हुआ है, पूरा दिसंबर बाकी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 13/2 ये हो गया 6.5। हम लोग चाहें तो अप्रैल के बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन ने मंथ के एंड में विड्रॉल किया, मान लो हम लोग अप्रैल से सेशन स्टार्ट मान लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से चलता है मार्च तक का, तो 30 अप्रैल को उसने विड्रॉल किया। तो अब 30 अप्रैल को विड्रॉल किया तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में साल के कितने महीने और बचे? 11 महीने बचे। आखिरी विड्रॉल जब होगा वो कब होगा? 31 मार्च को। अब 31 मार्च को तो हमारा जो ईयर है वो एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर। तो कितने महीने बचे वहाँ पर? 0। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5। तो इस तरह से आप एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कुछ बेसिक जो हमेशा आते ही हैं एग्जामिनेशन में, मंथली ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर आएगा आपका 6.5 मंथली ड्राइंग से, लेकिन वो मिडिल ऑफ द मंथ है तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज पीरियड 6 मंथ्स हो जाएगा। मंथली ड्राइंग से एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो ये 5.5 हमने अभी कैलकुलेट किया था, ये हो जाएगा। क्वार्टरली ड्राइंग्स अगर दिया हुआ है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 7.5 एवरेज पीरियड रहेगा। क्वार्टरली ड्राइंग है एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड हमारा बनेगा 4.5 का। तो अगर आप ये चीज़ें रटने की नहीं है बिल्कुल भी, ये जो मेथड हमने यहाँ पर देखा है इसके बेसिस पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन्ड है इसके बेसिस पे आप ये सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। एग्जाम के लिए आपके पास में एक स्पेसिफिक टिप, इफ अ पार्टनर विड्रॉज मनी बट नो स्पेसिफिक डेट और इंटरवल इज मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन में आपको कोई भी टाइम डेट मेंशन इंटरवल मेंशन करके नहीं रखा गया है, देन जो टोटल ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा और ये अज्यूम किया जाता है कि जो ड्राइंग्स की गई थी वो इवनली ड्रॉ की गई थी थ्रू आउट द ईयर, और इसके लिए जो इंटरेस्ट रहेगा वो अन एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के बेसिस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। मीन्स जो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर है ये वाला मंथली ड्राइंग्स वाला, इसके बेसिस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ स्टार कर देता हूँ मैं, इसके बेसिस पे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। कब? जब हमको टाइम स्पेसिफिक नहीं है, डेट स्पेसिफिक नहीं है, इंटरवल मेंशन नहीं है, इन दैट केस। द सेकेंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जब अमाउंट जो विड्रॉ किया जाता है वो वेरी करता है या फिर वो इरेगुलर रहता है, इन दैट केस जो अलग अलग ड्राइंग्स की गई है वहाँ पे हमको शॉर्टकट मेथड का यूज़ ना करते हुए हम लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो अमाउंट है वो कितने महीने के लिए
विड्रॉ किया गया है या किस टाइम पीरियड में विड्रॉ किया गया है। सपोज एक पर्सन ने 1 जनवरी को अमाउंट विड्रॉ किया 2,000 रुपये का, फिर उसने 15 मार्च को विड्रॉ कर लिया 2,000 रुपये। अब ये जो 1 जनवरी को इसने विड्रॉ किया है ये कितने महीने के लिए विड्रॉ होगा, टोटल 12 मंथ्स के लिए, तो इसका कैलकुलेशन होगा 24,000 से। इन द सिमिलर मैनर अगर मार्च में किया है तो 2.5 मंथ्स कम हो जाएंगे, उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर जो अमाउंट आ जाएगा। तो मंथ्स के साथ में इंडिविजुअल ड्राइंग को आउटस्टैंडिंग में हम लोग लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई ईच विड्रॉल अमाउंट बाय इट्स रेस्पेक्टिव मंथ्स, तो हर एक अमाउंट को लिख लिया, फिर जितने महीने के लिए उसको विड्रॉल किया गया है उसको लिख लिया। बाय दिस वे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मिले हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जोड़ेंगे, एंड देन उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सो बाय दिस वे प्रोडक्ट मेथड से भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। देन लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 6, एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको समझनी रहेंगी, जरूरी भी है आपके लिए। पहला आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि एक पार्टनर को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की। इसको समझते हैं। 2 पार्टनर है फर्म में, एक और को उन्होंने बुला लिया कि भैया रमेश, सुरेश और महेश, 3 पार्टनर हो गए। अब रमेश और सुरेश को कैपिटल कम थी तो उसने बोला महेश से भैया तू भी आ जा, वो भी आ गया। लेकिन सुरेश ने और रमेश ने दोनों ने क्या करा, महेश को बोल दिया कि तेरा प्रॉफिट कम से कम 20,000 रुपये का रहेगा, अगर 20,000 से कम का प्रॉफिट हुआ तो हम तेरे को जो भी कमी रहेगी इस 20,000 में वो हम दोनों मिलके तुझे देंगे। तो महेश फर्म में आ जाता है। इसको कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो के रहते हैं वो नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, और अगर वो नहीं होगा तो जो भी डिफिशियंसी आएगी उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रहेंगे वो फुलफिल करते हैं। अब इसमें भी केस हमारे पास में 2 हैं। जनरली सेकंड वाला जो केस है हमारे पास में, ये भी याद पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, गारंटी बाय द एंटायर फर्म, द डिफिशियंसी इज शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो सारे के सारे डिफिशियंसी को पे करेंगे। फॉर एग्जांपल 16,000 का प्रॉफिट इसको हो गया, कम कितना रह गया, 4,000 का कम पड़ गया। अब ये जो 4,000 की कमी आई है ये कौन कौन देगा, रमेश और सुरेश इसको देंगे। अब मान लो रमेश और सुरेश का रेशियो इक्वल है तो ये क्या करेंगे, 2,000 रुपये रमेश दे देगा और 2,000 रुपये सुरेश दे देगा। अगर रेशियो अलग रहेगा, मान लो 3 और 1 का रेशियो है तो 3,000 रमेश दे देगा और 1,000 सुरेश दे देगा। इस तरह से भी होता है। अगर गारंटी एक ही इंडिविजुअल ने दी है, मान लो रमेश सुरेश ना कहते हुए ये बात अकेला रमेश कहता, तो सारे के सारे जो 4,000 रुपये की कमी है वो कौन पूरी करेगा, महेश की, रमेश पूरी करेगा। तो इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। तो जो भी पार्टनर गारंटी देगा उसके कैपिटल अकाउंट से इसको डिडक्ट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, पास्ट एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो हेडिंग है, ये आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज इसमें काफ़ी माइन्यूट एडजस्टमेंट्स रहते हैं। एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स देते हैं ताकि बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो। तो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड ओमिशन क्या हो गया, कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये गलत तरीके से कर दिया जाता है या भूल ही जाते हैं कि भाई 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया और पार्टनर्स ने क्या किया, 2 पार्टनर थे, दोनों ने 50-50 रुपये ले लिए और ख़त्म हो गया। बाद में इनकी नींद खुलती है, इनको समझ में आता है कि अरे हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना ही भूल गए, अरे हम तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना ही भूल गए। फिर इस तरह के जो एरर्स रहते हैं, जो रेक्टिफिकेशन एरर्स रहेंगे, जो ओमिशंस रहेंगे, उनका रेक्टिफिकेशन फिर बाद में किया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट आपको इस फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक टेबल यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओमिट कर दिया गया है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा, टोटल में से माइनस करेंगे। पार्टनर की सैलरी अगेन क्रेडिट होगी।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ओमिट कर दिया बिकॉज इट इज़ द चार्ज तो ये डेबिट होगा। देन इन सारे एडजस्टमेंट का जो फाइनल रिकॉर्ड रहेगा उसको यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। अल्टीमेटली जो बैलेंस है उसका इफेक्ट नील होना चाहिए। फाइनल करेक्टिव जनरल फॉर्मेट क्या रहेगा? पार्टनर हुज अकाउंट हैज़ अ नेट डेबिट बैलेंस या नेट डेबिट इफेक्ट, डेबिट होगा उसका अकाउंट, टू पार्टनर हुज अकाउंट हैज़ नेट क्रेडिट इफेक्ट, और यहाँ पर नरेशन लिखा जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड। सो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सारे न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन हो गए आपके। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड लास्ट में जो रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है उसको हम लोग, इन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। सो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी सारी चीज़ें। सेशन की स्टार्टिंग है, अभी से आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें इन योर 12th एग्जामिनेशन। एंड आप अपने पेरेंट्स को ये एक मौका दें कि वो आपके ऊपर गर्व महसूस कर सकें। सो दिस इज़ योर चांस, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।